नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रहित में लिए जाएंगे और कड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान। कहा, गांव में भी चलेगी डिजिटल इंडिया मुहिम। आम आदमी पार्टी वेबसाइट पर चंदे की सूची नहीं डालने से अन्ना हजारे नाराज। केजरीवाल को लिखा पत्र। कथनी और करनी में बदलने की नसीहत। ओडिशा के चांदीपुर तट से आधुनिक हथियार स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का कामयाब परीक्षण। दुश्मन की हवाई पट्टी तबाह करने में सक्षम। 100 किलोमीटर के दायरे में होगा अचूक असर। संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों की समीक्षा करेगा इजरायल। अवैध बस्तियों पर प्रस्ताव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शांति वार्ता हुई मुश्किल। दुनिया भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस। गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 दिसंबर के बाद ईमानदारों की परेशानियां कम होना शुरू होंगी और बेईमान लोगों की समस्याएं बढ़ने लगेंगी। जागरण की अलख जलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में मेट्रो के फेज 1 परियोजना की नींव रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिसका फायदा लंबे वक्त तक मिल सके। उन्होंने नोटबंदी से लेकर डिजिटल इंडिया तक कई मुद्दों पर बात की। साथ ही बेईमानों को चेतावनी देते हुए कहा कि 30 दिसंबर की समय सीमा खत्म होने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगा और बेईमान लोगों की तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। नोटबंदी को काले धन के खिलाफ सरकार की मुहिम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ ये लड़ाई छेड़ी है। साथ ही आगाह किया कि अब बेईमानों के बचने की कोई उम्मीद नहीं। अभी भी मौका है, कानून का पालन कीजिए। गरीबों के हक का जो है वो लौटा दीजिए। अब बचने की संभावना बची नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार रूरबन मिशन पर तेजी से काम कर रही है और देश की जनता को हाईवेज के साथ साथ आईवेज भी चाहिए। डिजिटल इंडिया मुहिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ शहरों को ही नहीं, गांवों को भी शामिल किया जाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मुंबई तट के करीब एक द्वीप में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास किया। अरब सागर में बनने वाले 192 मीटर लंबे इस स्मारक की लागत करीब 3600 करोड़ रुपए आएगी। इसके अलावा 2 मेट्रो रेल परियोजना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और कालानगर फ्लाईओवर जैसी बड़ी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रायगढ़ में NISM के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये लंबी अवधि के लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द है। साथ ही ये भी कहा कि भविष्य में भी देश हित में बड़े फैसले लेने से सरकार परहेज नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने शनिवार को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान यानी NISM के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश हित में कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। नोटबंदी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि NDA सरकार सियासी फायदे के लिए कोई फैसले नहीं लेती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले वक्त में नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। उन्होंने GST के भी जल्द ही लागू होने का दावा किया। It has been passed and the long-awaited GST will soon be a reality. We have made progress on improving the ease of doing business.
As a result of all these policies, foreign direct investment has reached record levels. इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी की वजह से बड़ी मात्रा में अनौपचारिक बचत औपचारिक बन गई है। सरकार के इस कदम से बैंकिंग सेक्टर में काफी पैसा आया है। A lot of money has come into the banking system. A lot of informal savings have become more formal now. And therefore the tendency to invest these more formal savings in instruments that you keep an eye on as far as SEBI is concerned would also increasingly increase. प्रधानमंत्री ने देश की प्रतिभूति बाजार को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में और कदम उठाने पर बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे गरीब विरोधी करार दिया। साथ ही राहुल गांधी ने स्विस खाताधारकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। महसाणा, बहराइच और अल्मोड़ा के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने इसे गरीब, किसान, मिडिल क्लास के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी सिर्फ देश के 50 परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। पूरा का पूरा धन 60% 1% लोगों के हाथ में है और उस 60% का सबसे बड़ा भाग 50 परिवारों के पास है। ये कौन लोग हैं? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से स्विस खाता धारकों का नाम सार्वजनिक करने की भी मांग दोहराई। 2.5 साल से आप किसको बता रहे हो और क्यों? हम चाहते हैं कि वो सब उन सब चोरों के नाम आप पार्लियामेंट हाउस में रखिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात को महज 50 दिन में ठीक होने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये हालात अगले 6-7 महीने तक ठीक नहीं होंगे। धर्मशाला की रैली में एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अपने सवाल का जवाब मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पलायन रोको के नाम से आयोजित इस प्रदर्शन में दिल्ली कांग्रेस की सभी इकाइयों ने भाग लिया। हाथों में बैनर और होर्डिंग लिए ये है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने नोटबंदी के खिलाफ शनिवार को जंतर मंतर पर विरोध दर्ज कराया। दिल्ली कांग्रेस का आरोप है कि असंगठित क्षेत्र के हजारों मजदूर पलायन को मजबूर हुए हैं। जो आज हम जंतर मंतर से संसद तक चल करके करना चाहते हैं और पूरे के पूरे दिल्ली की गलियों में और हिंदुस्तान के हर कस्बे के अंदर कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों को लाइन में लगा दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता योगानंद शास्त्री ने कैशलेस ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी नकदी का प्रचलन जारी है। कैशलेस से अमेरिका जैसे देश में केवल और केवल 45% लोग काम करते हैं, उससे 55% लोग अभी भी अमेरिका में नकदी से काम चलाते हैं। प्रदर्शन में दिल्ली के अलावा दूसरे प्रदेशों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नोटबंदी को लेकर जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली से हो रहा पलायन खास मुद्दा रहा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी की वजह से लाइन में मरने वाले 14 लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। नोटबंदी से बैंकों और एटीएम की लाइन में मरने वाले 14 लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए गए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे आम जनता परेशान हुई है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कैशलेस अर्थव्यवस्था को अच्छे दिन से बड़ा सपना बताया। उन्होंने कहा कि जो सरकार जनता को दुख देती है, जनता उसे मतदान के जरिए सबक सिखाने का काम करती है। उन्होंने 2017 में एक बार फिर से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का भरोसा जताया। आपके देश के अर्थशास्त्री दुनिया के दूसरे हिस्से से जो अर्थशास्त्री हैं, जो बातों को समझते हैं, व्यापार को समझते हैं, पैसे की कीमत को समझते हैं, उन लोगों ने भी लेख लिखे हैं और कहा कि इस
तरह की नोटबंदी से बहुत बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है। लोकतंत्र में जो सरकार जनता को दुख देती है, लोकतंत्र में जो जनता को परेशान करती है सरकार, जनता को जब मौका मिलता है ऐसी सरकारों के खिलाफ मतदान करती है। नोटबंदी का छोटे उद्योगों और कारोबारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मथुरा में कपड़ा कारोबारियों और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मथुरा में कपड़ा उद्योग बड़े स्तर पर होता है। उत्तर प्रदेश का मथुरा धार्मिक स्थल होने के साथ ही कपड़ों पर खूबसूरत छपाई के लिए भी मशहूर है, लेकिन नोटबंदी ने इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। कारोबारियों का कहना है कि ज्यादातर कारखाने ठप पड़े हैं। 15-20% काम रह गया है फैक्ट्रियों में, और आगे यही हालात रहे तो ये 15-20% काम भी नहीं रहेगा, फैक्ट्रियां बंद की ओर चली जाएंगी। मथुरा के टेक्सटाइल उद्योग में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग बाहर से आते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद से कई कारखानों में बंदी की वजह से इन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। मेरे को कहीं ना कहीं मैं 3-4 फैक्ट्रियों में ढूंढ चुका हूँ काम के लिए, लेकिन कहीं पे मेरे को काम की तलाश नहीं मिली है। वो कह रहे हैं 3-4 महीने में आना आप। अब 3-4 महीने के लिए मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कारोबार में मंदी से सरकारी खजाने को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिन लोगों के बिल तकरीबन 6 लाख 7 लाख के आ रहे थे, फिलहाल 3 लाख 3.5 लाख, मतलब कम ही है। काम लगभग धीमे ही चल रहा है सबका भी। जिस हिसाब से हमारा असेसमेंट 19 करोड़ 18 करोड़ हो रहा था अभी तक, वो सीधा एक झटके में 15.5 करोड़ 15 करोड़ पे आ गया है। 3 करोड़ के आसपास काम है लॉस हो रहा है उसमें। मथुरा में कपड़ों की छपाई से जुड़े उद्योग में ज्यादातर लेन देन नकद में होता है, लेकिन नोटबंदी के बाद से नकदी के अभाव ने छपाई मशीनों की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। ग्रामीण इलाकों के छोटे उद्योगों में भी कमोबेश ऐसा ही नजारा है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। देश के 100 शहरों में आज से लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापारी योजना शुरू हो रही है। दोनों योजनाएं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की जा रही हैं। ये योजनाएं 100 दिन तक जारी रहेंगी। लकी ग्राहक योजना के तहत विजेताओं का चयन रोजाना और साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा, जबकि डिजिधन योजना के तहत विजेताओं का चयन साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। 14 अप्रैल 2017 को एक मेगा ड्रॉ होगा। इसके बाद इस योजना को आगे बढ़ाने को लेकर योजना की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कार्ड और POS मशीनों की आपूर्ति के लिए भी एक योजना शुरू करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने शुरू बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कल लखनऊ में रोड शो के साथ समापन हो गया। यात्रा के समापन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी और BSP के शासन के दौरान विकास का नामो निशान मिट गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में विकास की वापसी होगी। करीब 49 दिनों तक चली परिवर्तन यात्रा प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। बीजेपी ने यह दावा किया कि इस यात्रा के दौरान करीब 17,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया गया। वहीं करीब 2 करोड़ लोगों से सीधे संवाद की कोशिश की गई। परिवर्तन चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बने कि जिस विकास और सुशासन को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने बनवास दे दिया था, हम उस विकास और सुशासन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर घर वापसी कराएंगे। हम यह वादा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ करते हैं। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। अजे आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का। हम जीते हैं कि हमें प्यार करना आ जाए, हम प्यार करते हैं कि हमें जीना आ जाए। उनके बिना पंजाबी साहित्य का तस्वर जो है वो अधूरा है। उनकी नज़र, उनका शहर में अमृता प्रीतम। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भ्रष्टाचार के विरोध में अभियान चलाने वाले अन्ना हजारे ने चंदे की सूची सार्वजनिक कर वादा पूरा नहीं करने पर आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे पत्र में अन्ना ने कहा कि व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए नेतृत्व को कथनी और करनी में फर्क नहीं रखना चाहिए। अन्ना हजारे ने ऐसे समय में आम आदमी पार्टी की आलोचना की है जब वो कांग्रेस और बीजेपी से उनके चंदे को लेकर सवाल कर रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के निलंबित सदस्य डॉक्टर मुनीश रायजादा के उस पत्र का हवाला दिया कि पार्टी के दानदाताओं के रिकॉर्ड जून 2016 से उसकी वेबसाइट से गायब हो गए हैं। रायजादा ने शनिवार को राजघाट पर चंदा नहीं सत्याग्रह भी शुरू किया है। लड़ाई की स्थिति में दुश्मन की हवाई पट्टियों को तबाह करने में माहिर आधुनिक हथियार स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 का कल कामयाब परीक्षण किया गया। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट से किया गया। आसमान से जमीन में गिराए जाने पर यह हथियार 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ ध्वस्त कर देगा। डीआरडीओ की ओर से तैयार किए गए इस बेहद हल्के वजन वाले हथियार को दुनिया का बेहतरीन गाइडेड बम बताया जा रहा है। इससे हमारे लड़ाकू विमानों की ताकत बढ़ेगी और वो हवाई पट्टी समेत दुश्मन के बंकर और विमानों को आसानी से ध्वस्त कर सकेंगे। बीजेपी ने धूलागढ़ हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं को पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वहां जाने से रोक दिया। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हावड़ा के धूलागढ़ में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह और जगदम्बिका पाल के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल थे। बीजेपी ने धूलागढ़ में हाल ही में हुई हिंसा को राज्य सरकार की लापरवाही करार दिया। Peace will be ensured. We will find out what exactly happened. Why there is a dismal failure on the part of the police, on the part of the government. It never happened. इधर टीएमसी ने बीजेपी पर इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ऐसा इशू करने मांगता नेशनल इशू धूलागढ़ का लेके और कोई उनका काम नहीं है। So far my knowledge is concerned, हम जितना वहाँ पता किया मेरा पर्सनल नॉलेज वहाँ अशांति है। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में दो संप्रदायों में हुई झड़प की वजह से तनाव है। हालात को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालात को देखते हुए पश्चिम और पूर्व इम्फाल जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। इम्फाल में सामाजिक संगठनों ने आर्थिक नाकेबंदी के विरोध में मार्च निकाला। मणिपुर के ताजा हालात का शनिवार को सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने जायजा लिया। उन्होंने सैन्य कमांडरों के साथ मुलाकात कर सुरक्षा हालात पर चर्चा की। यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकाबंदी के खिलाफ राजधानी इम्फाल में कई सामाजिक संगठनों ने मार्च निकाला। राज्य में जरूरी सामानों की किल्लत का हवाला देते हुए इन लोगों ने तत्काल आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने की मांग की। साथ ही उन्होंने मसले का समाधान बातचीत के जरिए निकालने पर जोर दिया। United Naga Council should immediately come to the negotiating table or to the political dialogue process. Otherwise, there is not a reason where we can find an amicable solution to the present standoff. सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि नफरत की राजनीति खत्म होना चाहिए। Politics of hatred must end, and I asked them, how do we end this kind of imbroglio? इससे पहले शुक्रवार को गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्य का दौरा कर मुख्यमंत्री ओकराम एबोबी सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर हालात पर चर्चा की। मणिपुर में 150 पैरामिलिट्री कंपनी पहले से ही तैनात है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 7 और पैरामिलिट्री कंपनियों को रवाना किया है। मणिपुर में 54 दिनों से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकेबंदी की वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित है। यूनाइटेड नगा काउंसिल राज्य में 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार बनेगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के 618 अरब डॉलर के रक्षा बजट से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 में रक्षा सचिव और विदेश सचिव से द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।
इसमें सेनाओं के बीच मेलजोल का विस्तार करना, रक्षा कारोबार को बढ़ाने और तकनीकी विकास पर ज्यादा सहयोग जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा इस कानून में अमेरिका भारत सुरक्षा सहयोग से जुड़े फ्रेमवर्क की सफलता के लिए नीति बनाने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून में पाकिस्तान की आर्थिक मदद पर शर्तें भी लगाई गई हैं। इसमें प्रावधान है कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई प्रमाणित होने पर ही पाकिस्तान को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता दी जाएगी। इस्लामाबाद के ठोस कदम का प्रमाण अमेरिकी रक्षा मंत्री देंगे। 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समर्थन कोष से 40 करोड़ डॉलर जारी करने के लिए पाकिस्तान पर ये शर्तें थोपी गई हैं। और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों की समीक्षा की बात कही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अपने विदेश मंत्रालय को 1 महीने के अंदर संयुक्त राष्ट्र से सभी तरह के ताल्लुक और उसको देने वाले फंड की समीक्षा करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र में अपने अधिकार वाले फिलिस्तीन में अवैध झुग्गियों को हटाने संबंधी प्रस्ताव पास होने से इजराइल बेहद नाराज है। उसने संयुक्त राष्ट्र के इस कदम को शर्मनाक और घिनौना करार दिया। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित होने देने को लेकर अमेरिका की भी कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि इजराइल इस प्रस्ताव को खारिज करने के साथ अमेरिका की निंदा करता है। हालांकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वोटिंग से दूर रहने पर ओबामा प्रशासन की आलोचना की है। הנחיתי את משרד החוץ להשלים תוך חודש הערכה מחדש של כל ההתקשרויות שלנו עם האו"ם, כולל המימון הישראלי למוסדות האו"ם והנוכחות של נציגי האו"ם בארץ. पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बढ़ती ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेह में पारा 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। उधर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दृश्यता कम होने की वजह से कई ट्रेनों और उड़ानों पर भी असर पड़ा है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में कोहरे और शीतलहर का सितम जारी है। सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई है। कोहरे के चलते पंजाब और हरियाणा में सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। अमृतसर बहुत धुंध पै रही है जी। अमृतसर बहुत मुश्किल आ रही है, घरों निकलना मुश्किल होया पिया जी। कपकपाती ठंड में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लुधियाना में पारा 5.7 डिग्री तो वहीं नारनौल में पारा 4.2 डिग्री तक लुढ़क गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री जबकि लेह में न्यूनतम तापमान -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और चाय की चुस्की का सहारा ले रहे हैं। यहाँ का आजकल तो जो सर्दी तो बहुत ज्यादा जी। शाम का तो जो माइनस है वो बिल्कुल 14-15 तक पहुँच जाता है। दिन में थोड़ा बहुत धूप होता है, वो भी इतना खास नहीं, तब भी हम लोग आग लगा के बैठते हैं यहाँ पे। कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों के आवागमन पर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो कई के समय में बदलाव किए गए हैं। एयरपोर्ट का भी कुछ यही हाल है। कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में देरी हुई तो कई उड़ानों के समय में भी बदलाव करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की आज जयंती है। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना ने इसे चंदे के पैसे से खड़ा किया था। बीएचयू ने देश को कई राजनेता, कलाकार, गायक, कवि, लेखक, खिलाड़ी और वैज्ञानिक दिए हैं। गंगा नदी पर पहला बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले महामना ने 1916 में अंग्रेजों को ये समझौता करने पर मजबूर किया था कि वे भविष्य में गंगा पर कोई भी बांध नहीं बनाएंगे। पंडित मालवीय हिंदुस्तान टाइम्स सहित कई अखबारों के संपादक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में नरम और गरम दलों के बीच समन्वय की कड़ी रहे महामना का 12 नवंबर 1946 में देहांत हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी आज जन्मदिन है। आज ही के दिन 1924 को ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। वो बीजेपी के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे। 1977 में जनता पार्टी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 2004 के बीच 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। 27 मार्च
2015 को वाजपेयी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वाजपेयी जी कुशल राजनेता के साथ ही ओजस्वी वक्ता और संवेदनशील कवि भी हैं। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रात 12 बजते ही रंग बिरंगे बल्बों से रोशन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना शुरू हो गई। देश भर में चर्च और क्रिसमस ट्री को विशेष तरीके से सजाया गया है। जगह जगह चर्च में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी भी सजाई गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है। आइए देखते हैं देश में मनाए जा रहे क्रिसमस की खास झलकियां। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्रिसमस की धूम है। पूरे देश में गिरजाघरों को विशेष तरीके से सजाया गया है। इस मौके पर बच्चों में खासा उत्साह रहता है। उन्हें ये इंतजार रहता है कि सेंटा आएंगे, उनके लिए गिफ्ट लाएंगे। और आप देख सकते हैं गिरजाघरों की तस्वीरें जहां पे लोग प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं। आज का दिन विशेष हर्षोल्लास का दिन है। दुनिया भर में घरों से लेकर बाजार तक क्रिसमस की धूम है। चर्च में कैरोल की गूंज है तो बच्चों में क्रिसमस को लेकर खासा जोश है। ईसाई समुदाय के साथ दूसरे धर्मों के लोग भी क्रिसमस के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। रोम और रूस से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक सभी देशों में क्रिसमस पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईसा मसीह का प्रेम और सेवा का संदेश पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रहित में लिए जाएंगे और कड़े फैसले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान। कहा, गांव में भी चलेगी डिजिटल इंडिया मुहिम। आम आदमी पार्टी वेबसाइट पर चंदे की सूची नहीं डालने से अन्ना हजारे नाराज। केजरीवाल को लिखा पत्र, कथनी को करनी में बदलने की नसीहत। ओडिशा के चांदीपुर तट से आधुनिक हथियार स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का कामयाब परीक्षण। दुश्मन की हवाई पट्टी तबाह करने में सक्षम। 100 किलोमीटर के दायरे में होगा अचूक असर। संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों की समीक्षा करेगा इजरायल। अवैध बस्तियों पर प्रस्ताव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शांति वार्ता हुई मुश्किल। और दुनिया भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस। गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।